स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ना सिस्टम अर्थात वर्ण व्यवस्था का आधार, बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार पर चर्चा करेंगे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के 4 आधार बताएंगे हैं। पहला प्रतीकात्मक आधार अर्थात सिंबॉलिक बेसिस, दूसरा कर्म का आधार बेसिस ऑफ कर्मा, तीसरा गुण का आधार बेसिस ऑफ क्वालिटीज, और चौथा है रंग का आधार बेसिस ऑफ कलर। प्रतीकात्मक आधार सिंबॉलिक बेसिस, जिसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित विवरण स्वीकार किया गया है। इसमें अंगों की स्थिति के आधार पर वर्णों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार एक प्रकार का श्रम विभाजन सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दर्शाया गया है। समाज में श्रम विभाजन से होने से समाज के विभिन्न कार्य में समायोजन पाया जाता है और कार्य समय पर पूर्ण होते हैं। कर्म का आधार बेसिस ऑफ कर्मा, इसके अनुसार पहले ब्राह्मण वर्ण ही था। जब उसके द्वारा कर्म का विधिवत संचालन नहीं हो सका तो क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात वैश्य और अंत में शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। समाज में श्रम विभाजन के आधार पर ही ये वर्णों की उत्पत्ति हुई। ये वैदिक युग के मत पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य राज व्यवस्था का संचालन और समाज की सुरक्षा व्यवस्था करना, वैश्य का कार्य आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति, व्यापार और कृषि, और शूद्र का कार्य समाज सेवा मानकर चारों वर्णों का विभाजन उनके कर्म के आधार पर किया गया। गुण के आधार पर इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। दर्शन में ज्ञान सतोगुण का, राग द्वेष रजोगुण का और अज्ञान तमोगुण का प्रतीक माना गया है। इन्हीं के आधार पर ब्राह्मण को सतोगुण वाला, क्षत्रिय को रजोगुण वाला, वैश्य को रजो व तमोगुण मिश्रित और शूद्र को तमोगुण प्रधानतः बतलाया गया। रंग का आधार बेसिस ऑफ कलर, इसमें ब्राह्मण श्वेत रंग वाले, क्षत्रिय लाल रंग वाले, वैश्य पीले रंग वाले और शूद्रों का काला रंग माना गया है। इसका आधार संभवतः ये रहा होगा कि श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, जिसे ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया। लाल रंग क्रोध, भोग, आनंद आदि का प्रतीक है होने से क्षत्रिय वर्ण के लिए पीला रंग तमो मिश्रित रजोगुण विशिष्ट वैश्यों के लिए तथा काला रंग तमो प्रधान शूद्रों को बताया गया। वर्णों की उत्पत्ति देखने के पश्चात एक प्रश्न मन में उठता है कि वर्ण की उत्पत्ति का आधार क्या था। देखा जाए तो वैदिक काल में समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा समाज को नियमित और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक था कि उस समय की मूलभूत आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए। तत्कालीन समाज की 4 आवश्यकताएं प्रमुख थी: बौद्धिक कार्यों की पूर्ति, समाज की सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति और सेवा। समाज में संतुलन रखने के लिए ही उस समय 4 वर्ण निश्चित कर दिए गए थे, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण समान रूप से हो सके। जैसे ब्राह्मण अपने ज्ञान से समाज की सेवा व बदले में आदर प्राप्त करता था, क्षत्रिय समाज की रक्षा कर बदले में शासन का भार उनके ऊपर आता था, शासन का दायित्व आता था, वैश्य अनादि उत्पन्न कर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर बदले में धन प्राप्त करते थे, और शूद्र सभी की सेवा
कर बदले में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस विभाजन से सभी शक्तियों का वितरण समान रूप से हो गया था और सामाजिक व्यवस्था भी समान रूप से चलती थी। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी अथवा कर्म पर। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था या कर्म था। इसके बारे में हम आधुनिक विद्वानों के विचार, जिसमें मुख्य रूप से हैं जी.एस. घुरिये, राधाकृष्ण और के.एम. पनिकर, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था या कर्म। जी.एस. घुरिये कर्म को वर्ण का आधार मानने के पक्ष में। उनके अनुसार भारत में प्रारंभ में 2 वर्ण थे, आर्य और दास। आर्य भारत में विजेताओं के रूप में आए, अतः उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ समझा और यहाँ के मूल निवासियों द्रविड़ों को निम्न समझा। इस प्रकार स्वयं को द्विज व द्रविड़ों को दस्यु कहा। कालांतर में जब आर्यों की संख्या में वृद्धि हुई और उनके कर्म में भी भिन्नता आ गई तो द्विज गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गुणों में विभाजित हो गया। आरंभ में इन वर्णों के मध्य विवाह संबंध, सामाजिक संबंध, खान पान आदि के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध न थे। इस प्रकार द्विज वर्ण ही अनेक समूह में विभाजित हो गया और ये कर्म के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक मानने लगे। इस तरह वर्ण का आधार कर्म हो गया। राधा कृष्णन के अनुसार वर्ण व्यवस्था कर्माधारित है। महाभारत एवं इसके पूर्व के समय की घटनाओं के अध्ययन के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय कर्म के अनुसार व्यक्ति को उच्च तथा निम्न स्थिति प्राप्त थी। स्मृति में एक स्थान पर कहा गया, जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विजय उच्यते, अर्थात जन्म से वह व्यक्ति शूद्र होता है लेकिन अपने संस्कार अथवा कर्मों के शुद्ध होकर ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। के.एम. पनिकर के विचारानुसार वर्णों का आधार कर्म है। उन्होंने कहा कि यदि जन्म ही वर्ण सदस्यता का आधार होता तो विभिन्न वर्णों के पेशों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं था। किंतु प्राचीन काल में अनेक स्थानों पर इस बात की पुष्टि होती है कि निम्न स्थिति वाले लोग भी उच्च वर्ण के व्यवसाय को अपना सकते थे। इस प्रकार पनिकर कर्म को ही वर्ण व्यवस्था का आधार मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जैसे वी.के. चटर्जी जन्म को वर्ण का आधार मानते हैं। उनका विचार है कि यदि किसी मनुष्य का वर्ण कर्म पर आधारित होता तो द्रोणाचार्य जैसे वीर क्षत्रिय कहलाता, क्योंकि उनका व्यवसाय युद्ध करना था, लेकिन जन्म के कारण ही वे ब्राह्मण कहलाते थे। अश्वत्थामा में ब्राह्मण के गुण न होते हुए भी वे ब्राह्मण थे, जबकि कर्म से वे क्षत्रिय थे। युधिष्ठिर क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसे धीर विनम्र थे। ये चटर्जी के विचार। अब हम महात्मा गांधी के विचार पर चर्चा करें। वर्ण का निर्धारण वंशानुक्रमण के आधार पर मानते हैं। कहने का तात्पर्य कुछ एक उदाहरण के आधार पर यह कहना कठिन है कि वर्ण जन्म से निर्धारित होता है या कर्म से, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वानों के मतानुसार प्रारंभ में गुण कर्म के अनुसार वर्ण निश्चित किए जाते थे। जैसा कि गीता के इस वाक्य चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य से भी स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था गुण व कर्म के आधार पर थी। बाद में जब व्यवसाय को महत्व मिलने लगा तो इसमें कुछ परिवर्तन आने लगे, समाज में परिवर्तन आने लगे। वर्ण व्यवस्था के जन्मना अथवा कर्मणा के विवाद के उपरांत अब ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि अलग अलग वर्णों के क्या कर्तव्य हैं, जिसके आधार पर स्पष्ट हो सकेगा कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चलती थी। धन्यवाद।